हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, रॉकेट, स्प्रिंग फोर्स, अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट और एलिवेटर की स्टडी करेंगे। सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास हम रॉकेट एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं। मान लीजिए एक रॉकेट है और gravitational force and friction या reaction of air reaction is negligible, यानी कि gravitation force and resistance of air या air resistance is negligible। इस कंडीशन में हम रॉकेट की वेलोसिटी और उस पर थ्रस्ट, उसका एक्सीलरेशन को डिड्यूस करेंगे। ये रॉकेट है, मान लिया इसका इनिशियल मास एट टाइम t0 at t is equal to 0, initial mass is equal to m0, initial velocity with respect to earth is equal to v0। at time t is equal to t, at t is equal to t सेकेंड पर इसका मास ऑफ रॉकेट is equal to m, velocity of rocket with respect to earth is equal to v। v अपवार्ड है, v इज अपवार्ड को हमने पॉजिटिव एज्यूम किया है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, और m इसका मास। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। इसको हम अगर P1 से डिनोट करें, एट आफ्टर सम टाइम dt, स्मॉल टाइम dt, इसका मास जो है, ये एग्जॉस्ट गैसेस का मास है dm, यानी कि dt टाइम पर dm, यानी कि रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इज dm अपॉन dt। और एट t इज इक्वल टू t प्लस dt, एट mass of rocket is equal to m minus dm, क्योंकि dm by dt के रेट से कंबशन हो रहा है। वेलोसिटी मान लिया रॉकेट की dv इंक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट with respect to earth will be v plus dv, यानी कि v plus dv अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसका मास हो जाता है m माइनस डी। जो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रेस्पेक्ट टू अर्थ वो डाउनवर्ड होगी, और डाउनवर्ड को हम
माइनस में लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज इक्वल टू Vg डाउनवर्ड, तो फाइनल मोमेंट लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम एट दिस स्टेज और मोमेंटम एट टाइम t प्लस dt। इसको अगर P2 से डिनोट करें तो ये होगा m माइनस डी एम इंटू V प्लस डी वी, ये रॉकेट का, प्लस डी एम माइनस वी जी, ये एग्जॉस्ट गैस का। एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। अब फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम of linear momentum P1 is equal to P2। तो P1 है हमारा mv, P2 है m माइनस डी एम v प्लस डी वी प्लस डी एम माइनस वी जी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m v माइनस v डी एम प्लस m डी वी माइनस डी एम इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू वी जी, एम वी। एम वी से एम वी क्रॉस हो जाएगा, डी एम बाई डी टी, डी एम भी स्मॉल है, डी वी भी वेरी स्मॉल है, अगर इनकी मल्टीप्लाई और स्मॉल हो जाएगी, इसको हम छोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस वी डी एम प्लस एम डी वी माइनस डी एम इंटू वी जी। तो एम डी वी विल बी इक्वल टू वी डी एम प्लस वी जी डी एम, या v प्लस वी जी इंटू डी एम। अब v वेलोसिटी इज अपवर्ड एंड vg वेलोसिटी इज डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट with respect to exhaust gases is equal to Vg माइनस ये प्लस माइनस Vg माइनस V इज इक्वल टू माइनस Vg प्लस V। ये हमारा Vg प्लस V, हमने अगर हम इसकी U एज्यूम कर लें तो दिस विल बी माइनस U। ये इक्वेशन हमारी एम डी वी, इसको हमने अगर 1 नंबर दें तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो एम डी वी विल बी इक्वल टू माइनस U डी एम डिवाइड both side by time interval या सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई एम, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दें। इनिशियल वेलोसिटी v0 है, फाइनल वेलोसिटी v है,
यहाँ इनिशियल मास v m0 है, ये m dt समय बाद, तो इसका v0 v और ये माइनस u log m m0 m, v माइनस v0 इज इक्वल टू माइनस u log m माइनस log m0, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, log माइनस log m प्लस log m0। फॉर्मूला होता है log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b। इसका यूज कर दिया हमने, v माइनस v0 इज इक्वल टू u log m0 बाई m, या v इज इक्वल टू v0 प्लस u log m0 बाई m। v0 इज इनिशियल वेलोसिटी, इन जनरल इट इज 0, तो जब v0 इज 0, इफ v0, तो v इज इक्वल टू u log m0 बाई m। m0 इनिशियल मास और ये एट टाइम t, मास एट टाइम t, u is relative velocity of rocket with respect to the exhaust gases। अब v मैक्सिमम जब m पर डिपेंड करता है, m0 कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट मान लें हम, तो m पर डिपेंड करता है, m मिनिमम तब होगा जब पूरा फ्यूल जो है बर्न हो चुका होगा। अगर उसको हम, जब वो फ्यूल बर्न होने के बाद जो रॉकेट का मास बचता है वो मान लिया mr है, तो v मैक्सिमम विल बी u log m0 बाई mr। अब हम थ्रस्ट कितना लगेगा उसको अगर कैलकुलेट करें, तो जो हमारी इक्वेशन नंबर अगर हम ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, तो इक्वेशन नंबर 1 कहती है, इक्वेशन नंबर 1 m dv इज इक्वल टू माइनस u dm। डिवाइड both sides by dt, time interval dt, m dv by dt is equal to minus u dm by dt। This is acceleration, ma is equal to minus u dm by dt, या this is thrust force, thrust है F is equal to minus u dm by dt। माइनस साइन सोज कि जो थ्रस्ट होगा वो एग्जॉस्ट गैसेस की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इस तरह से थ्रस्ट निकाल सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन निकालना हो, एक्सेलरेशन a विल बी f अपॉन m, या माइनस u बाई m dm बाई dt। जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन is g, then net acceleration will be a minus g, या f by m minus g, या मतलब इसकी वैल्यू रख दें तब भी ये g की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन, थ्रस्ट और रॉकेट की वेलोसिटी।
अब है, अगर एक कन्वेयर बेल्ट है, उस पर उसकी कांस्टेंट रेट से सैंड फॉल गिरता है और उसको उसकी सेम स्पीड, वही स्पीड रखने के लिए कितनी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसको भी हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लिया ये कन्वेयर बेल्ट है, इसका मास m है और किसी समय वेलोसिटी v है। इस पर ये सैंड, ऊपर से हमने मान लिया सैंड ड्रॉप किया वर्टिकली, dm/dt रेट से। तो इस पर जो रिटार्डिंग फोर्स लगेगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सैंड का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ सैंड इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट with respect to sand is equal to 0 minus v is equal to minus v। तो हॉरिजॉन्टल, जब सैंड वेलोसिटी इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल लीनियर मोमेंटम शैल बी कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम शैल बी कंजर्व्ड तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा तो हम इसी फॉर्मूले से जो हमने ये कैलकुलेट किया है, F इज इक्वल टू माइनस यू dm/dt, तो F होगा, F विल बी v dm/dt। ये रिटार्डिंग फोर्स होगा। तो इसका यही, इसके इक्वल अगर हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, तब वो सेम वेलोसिटी से चलेगा। इसी तरह से अगर सैंड, कोई ट्रक है, वो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसमें से कहीं से सैंड जो है वर्टिकली लीक होगा, तो इस केस में भी जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम विल बी, लीनियर मोमेंटम शैल बी कंजर्व्ड, हॉरिजॉन्टल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड। क्योंकि यहाँ मास कम हो रहा, लगातार कम हो रहा, तो यहाँ थ्रस्ट फोर्स जो लगेगी सेम डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ट्रक, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। तो एक्सेलरेटेड होगा और F होगा हमारा v dm/dt। तो एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू F अपॉन m और v अपॉन m dm/dt। इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्प्रिंग फोर्स, अगर किसी स्प्रिंग, मान लिया कोई स्प्रिंग है, उसकी नेचुरल लेंथ L है और बिना स्ट्रेच के या कंप्रेशन के वो जो है रखी हुई है, ये कोई मास उससे लगा है। अगर इस मास को हम राइट साइड में ड्रॉ करें, मतलब इसकी एक्सटेंशन करें, मान लिया इसको हम खींच कर यहाँ लिया है, तो पहले लेंथ इसकी L थी, अब L प्लस एक्स होगी। तो ये हमने इसको इस साइड में फोर्स
एक्सर्ट किया तो ये स्प्रिंग जो है इसको अपोजिट साइड में पुल करती है। अगर इसी मास को हमने इसको कंप्रेस करके इसकी जो है डिस्टेंस को हमने घटा दिया, मान लिया हम यहाँ पे ले आए हैं इस मास को, और ये स्प्रिंग की जो लेंथ होगी L - x होगी, और इस पर हमने फोर्स लगाई थी टुवर्ड्स हियर, तो ये जो स्प्रिंग है ये इसको पुश करने की कोशिश करती है। तो दिस पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स। ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये डिपेंड करती है, दिस स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x - x। माइनस मीन्स जिस तरफ को हम उसको फोर्स मूव कराने की कोशिश करते हैं उसके अपोजिट ये फोर्स एक्ट करती है। अगर हम फोर्स एक्सटेंशन करते हैं तो वो उसको कोशिश करती है कि उसका एक्सटेंशन खत्म हो जाए, ऐसे ही अगर कंप्रेशन करती है तो वो स्प्रिंग इस तरह से एक्ट करती है उसका कंप्रेशन खत्म हो जाए। तो ये जो है हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो इसको अगर इसको हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो F इज इक्वल टू KX, दिस K इज नोन एज X इज K इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट will be unit of F force upon unit of length। फोर्स को हम न्यूटन और ये मीटर, इसकी एक यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर। अगर न्यूटन को केजी में कन्वर्ट कर दें, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर, तो इसकी एक यूनिट होती है केजी पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला के का होता है F अपॉन x का डायमेंशन फॉर्मूला। तो F का होता है m(L)(T)⁻2 और x का होता है L, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m(T)⁻2। ये जो डिपेंड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, कितनी लंबाई है लेंथ ऑफ स्प्रिंग, रेडियस ऑफ वायर जिसका बना है उसकी रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ वायर, एंड थर्ड है क्वालिटी ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल कौन सा है उस पे, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेंथ वाइज है इसका K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, यानी कि L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर L किसी एक पर्टिकुलर, मान लिया कोई एक स्प्रिंग है, इसकी लेंथ L है, टोटल लेंथ L है, इसको हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, ये L/2 और सेकंड पार्ट भी L/2। तो इनका मान लिया इसका K1 है, ये भी K1 है, तो इनका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे हम। K जानते हैं, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। अगर प्रोपोर्शनल का ये सिंबल हटाएं तो मान लिया कोई कांस्टेंट है C, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू KL। तो हमारा जो पहला K1 होगा, K1 इज C/L, यानी कि L/2 या 2C/L, C की वैल्यू रख दें 2 × KL/2।
L, यानी कि 2 की। तो ये डबल हो गया है। जो पहले लंबा L लेंथ की स्प्रिंग थी, उसके अगर 2 टुकड़े करें तो हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है। अब स्प्रिंग, कुछ स्प्रिंग्स को अगर हम पैरेलल में जोड़ सकते हैं या उनको जो है हम सीरीज में जोड़ सकते हैं। मान लिया पैरेलल में जोड़ें, तब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। मान लिया 3 स्प्रिंग हैं, हमने इनको पैरेलल में जोड़ दिया है और यहाँ पे हमने एक फोर्स F लगा दी। तो F फोर्स से मान लिया इसका ये F1 बियर करती है, ये F2 बियर करती है, ये F3 बियर करती है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है। जब ये स्प्रिंग पैरेलल में है तो इनमें एक्सटेंशन विल बी सेम, एक्सटेंशन विल बी सेम, और वो सपोज x है। तो F होगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। F1 होगा K1x प्लस K2x प्लस K3x। अगर इन स्प्रिंग को हटाकर कोई दूसरी स्प्रिंग लगा दी जाए, जिसको रिजल्टेंट अगर हम निकालना चाहें और जो कि सेम फोर्स लगाने पर सेम एक्सटेंशन हो और उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो एक्सटेंशन x है, तो F विल बी इक्वल टू Kx इज इक्वल टू K1x प्लस K2x प्लस K3x। तो K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन। यानी कि अगर वो पैरेलल में है तो सभी का ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट की रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के सब ऐड हो जाते हैं। अगर सीरीज में है, एक स्प्रिंग को हमने दूसरी स्प्रिंग से सीरीज में ज्वाइन किया, तो यहाँ पे हमने मान लिया फोर्स F एक्सर्ट किया, ये K1 है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ये K2 है, ये K3। तो अगर K3 पे हम फोर्सेस देखें तो फोर्स इधर F है, ये भी F है, ये है K3। अगर K2 पे फोर्स देखें तो K2 जिसका स्प्रिंग ये F है, ये भी F है, ये K2 है। K1 पर सिमिलरली K1 पर भी इधर F फोर्स लगी है, इधर भी F फोर्स लगी है, ये K1। एक्सटेंशन तीनों के फोर्स सेम है लेकिन एक्सटेंशन अलग अलग होंगे। मान लिया इसका एक्सटेंशन ये x1 एक्सटेंशन है, इसमें x2 एक्सटेंशन है, ये x3 एक्सटेंशन। तो टोटल एक्सटेंशन होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन। इनकी जगह अगर एक रिजल्टेंट स्प्रिंग एक लगा दें जिसका फोर्स F लगाने के बाद एक्सटेंशन x हो, तो दैट विल बी द रिजल्टेंट स्प्रिंग। और उसकी रिजल्टेंट स्प्रिंग का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो x इज इक्वल टू फोर्स F है, तो x इज इक्वल टू होगा F अपॉन x, F अपॉन K, और x1 इज इक्वल टू होगा F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2 प्लस F अपॉन K3। तो 1 अपॉन K इज इक्वल टू 1 अपॉन K, 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। इट मीन्स अगर वो सीरीज में है तो रेसिप्रोकल ऑफ K, रिजल्टेंट K इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ ईच स्प्रिंग कांस्टेंट। अब apparent weight of man in a lift or elevator, लिफ्ट या एलिवेटर में कितना, लिफ्ट और एलिवेटर अलग अलग रेस्ट पे हैं, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं या एक्सेलरेशन में अपर साइड लोअर साइड में चल रहे हैं, तो वो उसका अपरेंट वेट कितना अपरेंट वेट होगा मैन का, वो हमें देखना है। अपरेंट वेट क्या होगा, जो उसकी जो फ्लोर है उसकी रिएक्शन
के इक्विवेलेंट एपरेंट वेट होगा। जैसे मान लिया अगर ये लिफ्ट का फ्लोर है, इस पर अगर हम कोई मशीन रख दें, वेइंग मशीन, इस पर कोई मैन खड़ा हो जाए, तो जो इस मशीन में रीडिंग होगी वो होगा इस फ्लोर का जो रिएक्शन होगा। तो यही हमें कैलकुलेट करना है। मान लिया ये रेस्ट में है, तो एपरेंट वेट है, मान लिया इसकी रिएक्शन आर है, दिस आर विल बी द एपरेंट वेट आर, और मास है इसका एम, तो वेट इसका डाउनवर्ड साइड में एक्ट करेगा एम जी। तो न्यूटन्स लॉ कहता है, सेकंड लॉ, कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एम ए के इक्वलेंट होती है। तो रिजल्टेंट फोर्स आर माइनस एम जी अपर साइड में, तो एम इंटू रेस्ट में है तो एक्स एम ए, तो ए इज जीरो, तो दिस विल बी जीरो, तो आर इज इक्वल टू एम जी। जब वो रेस्ट में होगी तो अपरेंट वेट एम जी के इक्वलेंट होगा। जब यूनिफॉर्म वेट मोशन से, यानी कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, तब अपरेंट वेट क्या होगा? इसकी ये रिएक्शन है आर, और इसका वेट डाउनवर्ड साइड में एक्ट करेगा एम जी। यहाँ पे भी ए इज ज़ीरो, वी इज कांस्टेंट, तो ए इज ज़ीरो, तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, आर इज इक्वल टू एम जी। इस कंडीशन में भी अपरेंट वेट वही होगा जो उसका एक्चुअल वेट होगा। अगर एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लिया ये फ्लोर है, ये जो है मैन है, और ये इसकी रिएक्शन आर है, और इसका वेट जो है एम जी, इसका एक्सेलरेशन अपर साइड में है। इट मीन्स कि अपर साइड के जो फोर्सेस लगी हैं वो मोर ज़्यादा हैं। तो इस मैन को अगर देखें, इसमें दो हैं, एक तो रिएक्शन है आर एंड इट्स वेट। तो रिजल्टेंट नेट फोर्स क्या है? नेट अपवर्ड फोर्स आर माइनस एम जी, ये इक्वल टू होगा एम ए। तो आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, या एम ए प्लस जी। इट मीन्स कि उसका जो अपरेंट वेट आर होगा वो कुछ अधिक होगा एक्चुअल वेट से। जब एलिवेटर डाउनवर्ड आ रहा हो, अब ये इसकी ये रिएक्शन है और इसका वेट डाउनवर्ड साइड में है, और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड साइड में। तो इसका नेट डाउनवर्ड साइड वेट क्या, डाउनवर्ड साइड फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा एम जी माइनस आर, ये होगा इक्वलेंट टू एम ए, या आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। तो यहाँ पे जब वो किसी एक्सेलरेशन से आएगा तो उसका मास, उसका जो वेट है अपरेंट वेट, वो कम होगा एक्चुअल वेट से। अगर फ्री फॉल है, अगर इसी को हम फ्री फॉल कर दें, यानी कि जो लिफ्ट है वो जी एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड आ रही है, ये एम जी, और इसका एक्सेलरेशन जी है डाउनवर्ड, तो क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम जी, तो आर इज इक्वल टू जीरो। उस कंडीशन में कोई अपरेंट वेट विल बी जीरो। अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी से अधिक है, तब क्या स्थिति बनेगी? तब ये आर है और ये एम जी है, और डाउनवर्ड ए इज ग्रेटर देन जी, तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, तो आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, या एम इज इक्वल टू
g माइनस ए, और a इज ग्रेटर देन g, hence r इज नेगेटिव। इसका मतलब r नेगेटिव है तो ये जो है अपनी जगह को छोड़ देगा और ये जो छत है उसकी जो रूफ है लिफ्ट की उससे स्टिक कर जाएगा। यही है अपरेंट वेट बिकम्स नेगेटिव इन दैट इवेंट द पर्सन विल राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट एंड स्टिक टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। अब ये एक एग्जाम्पल है। A rocket initial mass 6000 kg ejects mass at constant rate of 16 kg with constant relative speed 11 km per hour. What is the acceleration of rocket after blast? After a minute, मिनट बाद, एक मिनट के बाद पूछा है। तो यहाँ पे हमारा u इज इक्वल टू 11 किलोमीटर पर सेकेंड या 11,000 मीटर पर सेकेंड और dm बाई dt इज इक्वल टू 16 kg पर सेकेंड। तो थ्रस्ट है, अपवर्ड थ्रस्ट होगा F इज इक्वल टू u dm बाई dt। तो 11,000 इंटू 16 ये हो जाएगा 176,000 न्यूटन। अब मास एक्सेलरेशन विल बी m अपॉन m। m कैलकुलेट करना है। ब्लास्ट के 1 मिनट बाद 6000 इनिशियल था, 1 मिनट बाद जो भी मास बचेगा वो m होगा। तो m विल बी m इज इक्वल टू m0 माइनस टाइम इंटू dm बाई dt, जिस रेट से एग्जॉस्ट कर रहा है। m0 है 6000 kg माइनस 1 मिनट 60 सेकेंड है और dm बाई dt 16 है। तो ये होगा 16,000 माइनस 960 इज इक्वल टू 5040 kg। m की वैल्यू आ गई हमारी 5040 kg। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू f अपॉन m 176,000 अपॉन 5040, एक जीरो से जीरो, 176,00504। ये है 176,00504 321 15 8420 4 16 20 4 6 4 9 401 0 एंड 2 1008। तो ये जो है 34.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट जो है ये 2017 का क्वेश्चन है। Two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. Whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. ये A and B, A का मास है 3m और इसका B का मास है m। अगर हमें फोर्सेस देखें
तो ये जो है इस पर एक टेंशन होगा जो इसको अपवर्ड खींचने की कोशिश करेगा और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये इसको खींचेगा A1 को, और इस पर मान लिया ये T एक्सेलरेशन है। तो फोर्स अगर हम B को देखें, B जो है एक फोर्स लगी है T1 और ये डाउनवर्ड लगा है mg, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इट मीन्स कि T1 माइनस mg इज इक्वल टू 0 या T1 इज इक्वल टू mg। अब हम A पे फोर्सेस देखें। यह है B, A पर हमारा ये A है, A पर एक फोर्स T लगी है, इसका इस पे यहाँ पे T1 है और इसका सेल्फ मास है, फिर सेल्फ वेट है 3 mg। एक्सेलरेशन नहीं है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, T इज इक्वल टू 3 mg प्लस T1, तो 3 mg प्लस mg इज इक्वल टू 4 mg। जब ये स्ट्रिंग काटी नहीं गई है तब ये जो है इस पे T जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। अब हमने ये A है, दिस इज B। A पर अपवर्ड फोर्स 4 mg की है, इसका मास इसका 3 m है तो वेट है 3 mg, डाउनवर्ड साइड में लगा है, और T1 यानी कि mg और ये mg लगा है और इसका मास नीचे को एक्ट कर रहा है। अब हमने इसको कट कर दिया रस्सी को यहाँ से, इसके कटते ही mg एलिमिनेट हो जाएगा और ये डाउनवर्ड की तरफ ग्रेविटी से नीचे गिरने लगेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ B, जब एक्सेलरेशन ऑफ B विल बी G, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब जब इसको कट कर दिया है, mg गायब हो गया है, तो A पर, अब A पार्टिकल को देखें तो जस्ट कटिंग के तुरंत बाद, तो एक तो इसका मास, इसका वेट 3 mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और 4 mg अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो नेट फोर्स लगी है इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन वो है 4 mg माइनस 3 mg इज इक्वल टू mg, और मास है 3m। तो एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, तो इसकी फोर्स होगी mg अपॉन 3m यानी कि g/3, और ये एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा और जो B का एक्सेलरेशन था वो डाउनवर्ड होगा। अब ये देखते हैं कि A का एक्सेलरेशन g/3 है और B का एक्सेलरेशन g है। हमारा जो B आंसर है दिस इज करेक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉस। थैंक यू।